हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे 16 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में कुछ इकोनॉमी के जो रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको आज हम सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही आप में से कुछ एस्पिरेंट्स का ये कहना था कि सर अगर हमें इसके इकोनॉमी न्यूज़ वीकली के अगर हम प्रॉपर स्लाइड्स की फॉर्म में हमें अगर पीडीएफ मिल जाए तो अगर वैसा हो पाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो मैंने ये चीज़ इंश्योर करी है कि आज जो इसकी स्लाइड्स है ना वो बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी आप प्रीलिम्स बूस्टर की आपकी स्लाइड्स होती हैं। तो उसी तरह से आपको इसकी स्लाइड्स मिल जाएंगी। उसी कॉन्टेक्स्ट को मैंने यूज़ करते हुए आपकी ये स्लाइड्स भी प्रिपेयर करवा दी हैं। तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है PW ओनली IAS ऑफिशियल, ठीक है, इस टेलीग्राम चैनल पे जाके इसकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। दोस्तों, हमारा जो प्रीलिम्स 2024 क्रैश कोर्स है यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है बहुत ही जल्द, यानी कि 8 जनवरी से। अब इस कोर्स में क्या होगा, इस कोर्स के अंदर आपकी डेली 3 घंटे की जीएस की क्लासेस होंगी, जिसकी मदद से आप अपना पूरा रिवीजन या जो पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस है उसको कंप्लीट करोगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी और मटेरियल भी मिलेगा। इसके अलावा आपका CSAT क्लासेस का ऑनलाइन एक्सेस एंड साथ ही साथ 16 सेक्शनल एंड 16 फुल लेंथ टेस्ट आपको जीएस और CSAT के कॉरस्पॉन्डिंग आपको देखने को मिल जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि ऑफलाइन माध्यम में ये कोर्स अवेलेबल है ओनली इन पटेल नगर, बट ऑनलाइन तो आप डेफिनेटली इसको एनरोल कर ही सकते हो कहीं से भी। ठीक है, तो नीचे कमेंट्स के अंदर इवन डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस कोर्स का आपके लिए लिंक दे दिया है, वहां जाइए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए एंड डेफिनेटली आई एम श्योर आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की डिस्कशन। पहला टॉपिक है वर्ल्ड बैंक चीफ एंड फाइनेंस मिनिस्टर डिस्कस एंगेजमेंट ऑफ MDBs इन इंडिया। क्या वार्तालाप हुई? बेसिकली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनकी बातचीत हुई है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, और इन्होंने मिलकर ये डिस्कस किया कि किस तरह से आपके जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ना, जैसे आपका वर्ल्ड बैंक ही हो गया आपका, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आप सुनते हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हो गया, इस तरह जो डिफरेंट डिफरेंट आपके मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, वो किस तरह से उनका क्या रोल रह सकता है इंडिया के ग्रोथ के अंदर, वो यहाँ पर बात इनको द्वारा करी गई है। आप जानते होंगे सारे जो भी बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, इनकी जब हम बात करते हैं ये क्या करते हैं, ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, काफी सारी ग्रांट्स भी दी जाती है इनके द्वारा डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वहां पर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाई जा पाए। राइट, तो ये चीजें तो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस करी। अभी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा ना हम वर्ल्ड बैंक के बारे में भी पढ़ लें। देखो, मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा ना आपको समझाना चाहता हूँ, समझ आ जाएगा तो कहीं ना कहीं आप आसानी से समझ, आप ना स्लाइड्स तो रीड कर ही लोगे। मैं आपको समझाता हूँ कि बात होती क्या है। दरअसल में जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये दोनों में ना थोड़ा सा फर्क है, पर बहुत सारे एस्पिरेंट समझ नहीं पाते। मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, चिंता मत नहीं करनी। जब मैं बात करता हूँ ना वर्ल्ड बैंक की, उसके अंदर आती हैं दो संस्थाएं, एक का नाम है IBRD और एक है IDA। अब आप लोग सोचोगे सर ये क्या है IBRD? IBRD स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और आईडीए क्या है? आईडीए होता है आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके सर, पर मतलब क्या है इनका? आपने दो यहाँ पे संस्थाएं बता तो दी, इनका मतलब क्या है समझाता हूँ। देखो, जो है ना IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये इसलिए बनाया गया ताकि दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ को हम बढ़ा पाए। तो जो भी आपकी कंट्रीज वगैरह है ना, उनको लोन देना होता है ना, वो IBRD देता है। ठीक है, फिर आप लोग सोचोगे सर IDA क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। यहां पर ना आईडीए का काम आता है विद रिगार्ड्स टू द पुअरेस्ट कंट्रीज, जिन कंट्रीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, पुअरेस्ट कंट्रीज, उनको यहाँ पर ये हेल्प करता है। कौन कौन से सेक्टर्स के अंदर? अरे डिफरेंट सेक्टर्स, जैसे आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, आपका क्लीन वाटर, एग्रीकल्चर, बिजनेस क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन अलग अलग डायरेक्शंस में काम करता है। तो जब हम बात करते हैं ना IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और IDA, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्या कि ये है वर्ल्ड बैंक। तो कोई आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती है, आप बोलोगे सर ये दो ऑर्गेनाइजेशन, IBRD और IDA। ठीक है, फिर सर ये आपने वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या लिखा? देखो, जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, ये अपने आप में बहुत बड़ा बन जाता है। वो कैसे? देखो, वर्ल्ड बैंक के अंदर मैंने जैसे बताया ना दो संस्थाएं हैं, अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ना ये थोड़ा बड़ा हो गया।
क्योंकि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर ये 1 और 2 ये तो है ही हैं, इसके अलावा 3 और हैं। सर कौन सी 3 है, क्या नाम है इनके? जो बाकी 3 संस्थाएं हैं ना, एक है उनमें से आईएफसी, एक है आपकी मीगा, एक है आपकी आईसीएसआईडी। ठीक है, चिंता मत करो, मैंने यहाँ पे सारे नाम आपके लिए लिखे हुए हैं। ठीक है, ये सारे नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। आईबीआरडी और आईडी तो हम समझ गए। ये सिर्फ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो आईएफसी की आप बात कर रहे हो, ये क्या करती है? ये समझना, ये वर्ल्ड बैंक की वो आर्म है जो प्राइवेट सेक्टर को पैसा देती है। ठीक है ना? तो कल को कोई आपसे पूछे कि जो वर्ल्ड बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ सरकारों को पैसा देता है और वर्ल्ड बैंक और प्राइवेट सेक्टर को नहीं देता, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आईएफसी है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनीज को वहां पे पैसा लेंड करती है। ठीक है सर, आईएफसी तो समझ आया। ये मीगा क्या है? देखो, मीगा की फुल फॉर्म क्या है? मीगा स्टैंड्स फॉर मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। क्या है सर? मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। इसका मतलब क्या? इसका मतलब देखो, जब आप मान लो एक इन्वेस्टर हो, ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर ना आप किसी दूसरे देश के अंदर शायद पैसा डालोगे, बिल्कुल ठीक बात है। अब कल को मान लो आपने दूसरे देश के अंदर पैसा डाला, कल को वहां पे कुछ गड़बड़ होगी, मतलब आज डेमोक्रेसी थी, कल को वहां पर मिलिट्री का शासन आ गया, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया कहीं ना कहीं उस पर तो बहुत बड़ा रिस्क आ गया, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। और जब आपके पास ऐसा रिस्क होता है ना, आप शायद सोचोगे यार क्या ही पैसा डालना दूसरी कंट्री के अंदर, कल को पता नहीं क्या हो जाए। तो वहां पर ना उस रिस्क को कम करने के लिए आपको गारंटी दी जाती है। ठीक है, तो वो गारंटीज आखिर प्रोवाइड कौन करता है? वो यहां पर मीका करता है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब समझ पा रहे हो कि इसका नाम ऐसे क्यों है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक है सर, ये बात भी समझ आई। एक पांचवी चीज और है, आईसीएसआईडी। ये क्या है? दिस स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। क्या मतलब? अरे कल को इन्वेस्टर्स के बीच में, देशों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उनको सेटल करने के लिए यहाँ ये पांचवी बॉडी है। समझ पाए? तो कोई आपसे पूछे वर्ल्ड बैंक के अंदर क्या आता है, आप बोलोगे सर आईबीआरडी और आईडीए। कोई पूछे आपसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर क्या आता है, आप बोलोगे सर आईबीआरडी और आईडीए तो आते ही आते हैं, उसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, ये भी आते हैं। एक सवाल यूपीएससी और पूछ सकता है कि क्या जो इंडिया है वो इन पांचों के पांचों का मेंबर है? द आंसर इज नो। ये जो पांचवा है ना यहाँ पे आईसीएसआईडी, हम इसके मेंबर नहीं है। इसको छोड़कर बाकी जो 4 हैं, बाकी 4 कौन से? ये स्टार्टिंग वाले जो 4 हैं, ठीक है ना, इन चारों का इंडिया मेंबर है, पर 5th वाले का मेंबर नहीं है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए थे। जैसा मैंने आपको बाकी चीजें बताई दी थी, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ना आपका यूएन के साथ रिलेटेड है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के साथ रिलेटेड है, पर ये ना ही जनरल असेंबली जो यूएन की है, ना ही सिक्योरिटी काउंसिल उसको अकाउंटेबल नहीं है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। साथ ही बात करें पैसों की, तो एक्चुअल में जो पैसा, जो फंड्स वगैरह आते हैं, एक तो जो मेंबर कंट्रीज हैं वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करती हैं, फिर कैपिटल मार्केट के अंदर ये बॉन्ड्स वगैरह फ्लोट करती हैं, या फिर जो भी इंटरेस्ट वगैरह इन्होंने लोन वगैरह दिया ना उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट आएगा, जो अर्निंग वहां से हुई, वहां से ये मेजर फंडिंग इनको देखने को मिल जाती है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको और ध्यान में रखनी है कि इसके हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलते हैं। दरअसल में ना क्या हुआ था, 1944 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम बोलते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। अब आप लोग सोचोगे सर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस ही नाम क्यों दिया? क्योंकि दरअसल में ना जो उस टाइम मुलाकात हुई थी, 1944 का टाइम याद करो, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो इन्होंने बात करी कि भैया दुनिया को वापस से ना अब खड़ा करना है। कैसे खड़ा करना है? रिकंस्ट्रक्ट करना है, दुनिया में डेवलपमेंट करनी है। तो इसी वजह से ना आईबीआरडी हमें देखने को मिलता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जो मीटिंग हुई थी ना 1944 के अंदर, उस मीटिंग कहाँ हुई थी? मीटिंग, वो मीटिंग हुई थी आपका ब्रेटन वुड्स के अंदर, जो कहाँ पर है? न्यू हैम्पशायर यूएसए के अंदर। तो क्योंकि उस मीटिंग का निष्कर्ष ये निकला कि वर्ल्ड बैंक बनेगा और आपका आईएमएफ बनेगा, इस वजह से इन दोनों का नाम ही क्या दिया जाता है? ब्रेटन ट्विंस के नाम से आप इनको जानते हो। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे वर्ल्ड बैंक के रिगार्डिंग जो आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए थे। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज सब स्कीम्स अंडर रैंप प्रोग्राम। अब पहले तो ये समझो सर रैंप क्या मतलब क्या है। देखो, जब मैं बात करता हूँ रैंप की, रैंप स्टैंड्स फॉर रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम। क्या है?
रेजिंग एंड एक्सिलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। आप जानते होंगे माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में। अब ये जो प्रोग्राम है ना रैंप, ये है वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ना एक्चुअली सपोर्ट करता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से सपोर्ट आया, प्लस हमारी सरकार कंट्रीब्यूट करती है। तो यहां पर ना कौन कंट्रीब्यूट करता है, साथ में आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप दरअसल में ना इसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम कह सकते हो, ठीक है, जिसका स्पॉन्सरशिप किसके साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ, ठीक है। पर काम क्या है सर इस प्रोग्राम का, रैंप का? देखो जैसे लिखा हुआ है ना, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इंडिया में आप जानते हो कि इंडिया में 6 करोड़ से भी ज्यादा क्या है, एमएसएमईस, और ये लगभग 11 से 12 करोड़ लोगों को लगभग रोजगार देती हैं, एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। अगर ऐसी बात है तो कहीं ना कहीं अगर हम इनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं तो लोगों के रोजगार अच्छे खासे बनेंगे, उनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बनेगा, अच्छी खासी अर्निंग होगी, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से ना एमएसएमई ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उन्होंने इस रैम प्रोग्राम के अंतर्गत 3 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। सर कौन सी स्कीम्स है ये? देखो ये रही तीनों स्कीम्स। एक है आपकी एमएसएमई गिफ्ट स्कीम, एक है एमएससी स्पाइस स्कीम, और तीसरा है एमएससी ओडीआर स्कीम। क्या मतलब इसका? देखो जब मैं बात करता हूँ गिफ्ट की, एमएसएमई गिफ्ट, गिफ्ट मतलब यहाँ पर ग्रीन इन्वेस्टमेंट, जी से ग्रीन, आई से इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। जीआई से आप समझे ना, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप समझो इस बात को, हम चाहते हैं कि हमारी जो एमएसएमईज है ना वो ग्रीन टेक्नोलॉजी को आपका यूज करें ताकि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन हो पाए, ठीक है। इसके अलावा जब मैं बात करता हूँ स्पाइस की, तो स्पाइस में जो सीई वर्ड है ना, ये स्टैंड करता है दरअसल में सर्कुलर इकोनॉमी को, कि बेसिकली हम प्रमोशन करें, इन्वेस्टमेंट करें सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे सर ये सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? देखो एक चीज होती है, आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया, मतलब आपका कोई प्रोडक्ट था, जैसे एक मान लो मोबाइल फोन, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मोबाइल को आपने खरीदा, परचेज किया, आपने उसको यूज किया और उसको फेंक दिया, बस मोबाइल की जिंदगी खत्म, ठीक है। एक दूसरा तरीका पता क्या हो सकता है, आप मोबाइल को यूज, आपने परचेज किया, आप उसको यूज करो, पर कुछ चेंजेस करो उसके अंदर। क्या चेंजेस? कोई उसको मान लो, सिर्फ मोबाइल नहीं, कोई भी एग्जांपल, ऐसे प्लास्टिक की बोतल हो गया, कुछ उसको यहाँ पे रिसाइकल करो, रिपेयर करो, रीयूज करो, अपने वेस्ट को रिड्यूस करो। तो यहां पर पता क्या हो रहा है, जो चीज पहले ऐसे मूव कर रही थी एक ही लाइन के अंदर, इसको बोलते हैं लीनियर इकोनॉमी, अब आपने ना रिपेयर, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल करके उसको सर्कुलर इकोनॉमी बना दिया है। इससे हमारी ना चीजें बचती हैं, इससे हमारे जो बढ़िया चीजें होती हैं वो बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, हमारे इनपुट्स कम हो जाते हैं। तो ये जो चीज है ना, दैट इज एमएससी स्पाइस स्कीम, यानी कि स्कीम फॉर प्रमोशन एंड इन्वेस्टमेंट इन सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। उसी तरह से जो तीसरी स्कीम है ओडीआर, ये क्या है? ओडीआर है आपका ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। कई बार पता क्या होता है, कई बार मान लो एमएसएमई ने कुछ काम कर दिया तो बदले में पैसा मिलेगा, पर कई बार ना उनकी पेमेंट डिले हो जाती है, समय के बाद आती है, बहुत बहुत लंबे टाइम तक, या फिर पैसा अटका रहता है। तो उस तरह की चीजों का ऑनलाइन निपटारा हो पाए, ऑनलाइन शिकायतों, मतलब शिकायतों का ऑनलाइन निपटारा हो पाए, उसके लिए एमएससी ओडीआर है। यहां पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मॉडर्न आईटी टूल्स का यूज करेंगे ताकि ये सारी चीजें अकॉर्डिंगली मैनेज हो पाए। अब आप लोग जानते हो एमएसएमई के रिगार्डिंग जो मिनिस्ट्री, सॉरी जो एजेंसी है, वो सिडबी देखने को मिलती है। तो दरअसल में उसी के द्वारा यहाँ पर जो पहली 2 स्कीम्स इंप्लीमेंट करी जा रही हैं, और यहाँ पर जो तीसरा वाली चीज है ना, दरअसल में ये थोड़ा टेक्नोलॉजी वाली साइड आ गया। इस वजह से जो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर है NICSI, वो यहाँ पे इसको देखता है। तो आई होप आपको ये तीनों की तीनों स्कीम्स आपको पता लगी होंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक द्वारा सपोर्टेड एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एमएसएमई ग्रीनिंग के अंदर हेल्प करेगी, डिलेड पेमेंट को एड्रेस करेगी, एंड बाकी और चीज़ें, ताकि इनको आसानी से पैसा कर्ज के ऊपर मिल पाए, कर्ज वगैरह आसानी से मिल पाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप ये स्कीम्स के बारे में आपको आइडिया लग गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज बिल ऑन जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल। देखो जीएसटी तो सर हमने पढ़ा भी है पहले, बिल्कुल। अगर किसी ने नहीं पढ़ा ना तो यूट्यूब पे बस सर्च कर लेना जीएसटी ओनली आईएएस, आपको मिल जाएगा। मैंने बहुत डिटेल में जीएसटी डिस्कस किया हुआ है कि जीएसटी आखिर होता क्या है, क्या इसके फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, और भी बहुत से जो टेक्निकल टर्म्स है ना, मैंने काफी आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी। अभी पता क्या हुआ है,
अभी आप जानते हो कि अभी आई थिंक कल ही आखिरी दिन था, कल या परसों था, हाँ परसों आखिरी दिन था यहाँ पे इस बार का जो विंटर सेशन था हमारे पार्लियामेंट का। उस पार्लियामेंट के विंटर सेशन के अंदर ना ये जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल्स के रिगार्डिंग जो बिल था ना वो हमें पास होता हुआ देखने को मिला। दरअसल मैं आपको समझाता हूँ। देखो होता पता क्या है, जैसे मान लो एक टैक्स पेयर है, ठीक है, अब कोई शिकायत आ गई या कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या होगा, तो या तो हाई कोर्ट जाएंगे। पर अगर हम हाई कोर्ट नहीं जाना चाहते तो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ मिलेगा कैसे, वो जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल्स हमें यहाँ पे वो रिलीफ को प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि जीएसटी के अंदर कुछ लिखा हुआ है पर उसकी इंटरप्रिटेशन क्या होनी चाहिए, तो कई बार वहां पे डिस्प्यूट आ जाता है। कुछ रिफंड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट आ गया, वैल्यूएशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट आ गया। ये सारी जो चीजें हैं ना अकॉर्डिंगली जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल इनको देख सकता है। ठीक है, तो मीनिंग तो समझ आ गया। अब बिल के अंदर बात क्या करी गई थी, देखो आप जानते हो जो हमारे जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल है ना इसके जो प्रेसिडेंट की पहले जो मैक्सिमम एज हो सकती थी वो थी 67 ईयर, और जो इसके मेंबर होंगे उनकी मैक्सिमम एज हो सकती थी 65 ईयर्स। अब क्या किया है, अब दोनों एजेस को बढ़ा दिया गया है। जो प्रेसिडेंट की अब एज हो सकती है वो 70 ईयर्स हो सकती है, और जो आपके मेंबर्स हैं उनकी एज अब कितनी हो सकती है, 67 ईयर्स। बाकी जो इंडिया में ज्यादातर ट्रिब्यूनल्स है ना वो भी इसी एज के रिगार्डिंग काम करती हैं, तो इस वजह से इन एजेस को भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। बाकी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल तो मैंने आपको समझा ही दिया। कोई भी ऑनलाइन डिस्प्यूट हो, मतलब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। हुआ क्या था, पहले इसको यहाँ पे बनाया गया था पर 2019 में स्ट्रक डाउन कर दिया गया। पर कहीं ना कहीं आप नोटिस करोगे इससे आपके जो हाई कोर्ट्स का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि जीएसटी के रिगार्डिंग बहुत सारे डिस्प्यूट हमें देखने को मिल जाते थे। फिर वापस से इसको यहाँ पर री एस्टेब्लिश किया गया एंड बॉडीज को फिर सितंबर के अंदर नोटिफाई कर दिया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 भी आया था, ये आप पॉलिटी में पढ़ोगे, बट आपने जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल के बारे में अच्छे से समझ लिया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज इंडिया एंड लेसोथो डिस्कस रूपी ट्रेड। क्या मतलब इस चीज का, देखो इंडिया ना लेसोथो कंट्री के साथ यहाँ पर डिस्कशन कर रहा है। अब आपने सोचा नहीं होगा शायद इस कंट्री का नाम, मैं थोड़ा सा आपको इस कंट्री के बारे में बता देता हूँ। देखो जब आप बात करते हो ना यहाँ पर सदर्न अफ्रीका के अंदर, तो यहाँ पर आपको लिसोथो देखने को मिल जाता है। लिसोथो को किंगडम ऑफ द सिकाई के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका सदर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिसोथो कंट्री की एक तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, और ध्यान रखिएगा ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, जैसा कि आप पिक्चर के अंदर देख भी सकते हो, एक लैंड लॉक्ड कंट्री इन सदर्न अफ्रीका। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए लिसोथो के रिगार्डिंग। अब डिस्कशन क्या हुई है, डिस्कशन देखो ये हुई है कि इंडिया और लेसोथो कोशिश करेंगे कि जो भी हमारा ट्रेड है ना वो रुपी के अंदर हो जाए, इंडियन रुपी के अंदर। अब आप लोग सोचोगे सर इससे क्या फायदा, अरे इससे यही फायदा है कि अगर इंडियन करेंसी में हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बचेंगे। एट द सेम टाइम क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो अच्छे खासे लेवल पे यूज हो रही है, तो इस तरह से आईएमएफ का आप जानते हो एसडीआर की जो बास्केट होती है, जहां पर आपका यूएस है, चाइनीज रेनमिनबी है, जापानीज येन है, पाउंड है, यूरो है, ये 5 करेंसीज बनती हैं आज के समय के ऊपर। तो हो सकता है फ्यूचर के अंदर रुपी भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाए, इंडिया को भी आसानी से जो लोन वगैरह लेना हो वो लो कॉस्ट पे आ पाए। तो इस तरह से ये फायदे देखने को मिल जाते हैं। और एक्चुअली हो सकता है कि इंडिया की करेंसी भी आने वाले समय के अंदर हार्ड करेंसी बन सकती है। हार्ड करेंसी बेसिकली ना उस करेंसी को बोला जाता है जो बहुत स्टेबल होती है, ऐसा नहीं कि वैल्यू ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती है। समझो, मान लो आपने ना किसी दूसरे देश वाले बंदे के साथ ट्रेड करनी है, तो आप ना डॉलर के अंदर ट्रेड करने के अंदर कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि आपको पता है यार डॉलर ना कहीं इकोनॉमिकली स्टेबल है, पॉलिटिकली स्टेबल है। तो इंडिया का अगर रुपी इस तरह से अच्छा खासा एक्सेप्ट होता है गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के लिए, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की वजह से इंडियन करेंसी हार्ड करेंसी भी बन सकती है। तो ये यहाँ पर फायदा हमें देखने को मिल सकता है। तो लिसोथो की लोकेशन, हार्ड करेंसी क्या होती है एंड क्या डिस्कशन हुआ, ये बात आपको पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज स्पेसिफिक आउटरीच। देखो जब हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट वहां पे बन जाता है। अभी क्या हुआ है ना, एक इंडियन डेलीगेशन जो फिजी के अंदर था, वहां पर बात करी गई कि हम 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाएंगे, कहाँ, फिजी के अंदर। पहले तो जरा फिजी की आप लोकेशन देख लो। जब मैं बात करूँ ना फिजी की, तो दरअसल में ना यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बताते हैं कि 330 से भी ज्यादा आइलैंड्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कहाँ पर, आपका ये पैसिफिक ओशन के अंदर, टू बी वेरी स्पेसिफिक आपका जो सदर्न पैसिफिक ओशन है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये पूरा ओशियानिया रीजन आप जानते हो ना,
तो यहाँ पर जो फिजी रीजन है ये आपका मेलेनेशिया का पार्ट हमें देखने को मिल जाता है। बहुत सारी पास में आपको कंट्रीज जैसे मोनाटू हो गया, आपका टोंगा हो गया, उसके अलावा आपका ठीक है न्यू कैलेडोनिया हो गया, एंड इसी तरह से आपका समोआ और बाकी कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको ऑस्ट्रेलिया और पास में ही न्यूजीलैंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो कुछ आपको लोकेशंस का आपको आइडिया हो गया। अब यहाँ पर बात क्या करी गई, यहाँ पे बात करी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि इंडिया 100 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे बनाएगा फिजी के अंदर। जब हमने मतलब इंडिया जब प्रधानमंत्री जी वहां गए थे फरवरी के अंदर, तब उन्होंने ये बात बोली थी। इसमें देखो पैसिफिक आइलैंडर्स जो मैंने बताया ना, ये सारी आसपास की कंट्रीज, ये लोगों को भी बेनिफिट होगा, प्लस एट द सेम टाइम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पेशेंट भी यहाँ पर जा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल की अच्छी बात यह है कि इसको ऑपरेट भी इंडिया करेगा, यहाँ स्टाफ भी इंडिया का ही होगा और इंडिया ही इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर सारा इक्विपमेंट यहाँ पे देगा। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इंडिया और फिजी, इन दोनों देशों के भी रिश्ते अच्छे बेहतर हमें होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से हेल्थ सेक्टर के अंदर स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के माध्यम से, कैपेसिटी बिल्डिंग के माध्यम से हम इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप बना रहे हैं। और कैपिटल सिटी अगर मैं बात करूं फिजी की, दैट इज सुवा। कुछ पॉइंटर्स ही आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से लास्ट वीक मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, उसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था एफआरपी के रिगार्डिंग। देखो जब मैं बात करता हूँ जैसे एमएसपी हो गया या शुगर केन के लिए आपका एफआरपी हो गया, तो हमने एक बार डिस्कस करी थी एमएसपी के रिगार्डिंग भी, जैसे कि आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अप्रूव कौन करता है या फिर रिकमेंड कौन करता है। इन दोनों में फर्क होता है। एक होता है रिकमेंडेशन देना, आप बोलते हो कि ऐसा होना चाहिए, एक होता है जो उसको अप्रूव करे। दरअसल में जो रिकमेंडेशन है ना, वो आपका CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, जो कि आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, वो रिकमेंड करता है। पर अप्रूवल कहाँ से आता है? अप्रूवल आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA के थ्रू आता है। तो इस वजह से इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही मैंने आपसे ये भी पूछा था कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेप है जो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन क्रिएट करेगा। देखो जब भी हम बात करते हैं ना इन्फ्लेशन की, तो हम जानते हैं कि जब भी मार्केट में कोई नया पैसा आता है उससे महंगाई बढ़ती ही बढ़ती है। तो दरअसल में इसका सही जवाब बनेगा क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अगर बजट डेफिसिट है आपका, आप घाटे में हो और उस घाटे को पूरा करने के लिए एक तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं से लोन ले लो, उसका इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं आएगा महंगाई के ऊपर। पर अगर आपने नया पैसा प्रिंट कर दिया तो ये तो बहुत इन्फ्लेशनरी हो जाता है। इसलिए इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू मनी ना, ये कहीं ना कहीं मोस्ट इन्फ्लेशनरी रहने जा रहा है। ये पिछले वीक के क्वेश्चंस थे। इस वीक का जो आपका होमवर्क रहेगा वो पहला रहेगा ये वाला क्वेश्चन, कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या आता है। कोशिश कीजिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन एंड आई एम श्योर आपको कर लोगे अगर आप कंटिन्यूसली मेरे इकोनॉमी वीकली के लेक्चर्स देख रहे हो। दूसरा क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, ये भी काफी इजी है एंड आई एम श्योर आप इसको भी टैकल कर लोगे। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आई होप हमने जो 16 से 23 दिसंबर के बीच में इकोनॉमी के कुछ पॉइंट करंट अफेयर्स थे वो हमने जो देखे, आई होप आपको वो सारे के सारे अच्छे से समझ आए होंगे। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आप इसकी जो PDF है, हमारा जो PW ओनली IAS ऑफिशियल, इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो एंड वहां से PDF को डाउनलोड करके अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।